नमस्कार दोस्तों, अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और खत्म करते हैं पार्ट नंबर 15 नहीं पार्ट नंबर 16 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट है बच्चे, इसके अंदर हमारा जो डिस्कशन बचा हुआ है वो है आर्टिकल 338 ए से आर्टिकल 342 ए तक। तो जो लास्ट आर्टिकल बच्चे मैंने आपको पढ़ाया लास्ट सेशन के अंदर आर्टिकल 338, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। अब यही जो आर्टिकल है इसका बिल्कुल सेम टू सेम आगे आने वाले दोनों आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी। और ये दोनों आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है कि आर्टिकल 338 तो शेड्यूल कास्ट्स के बारे में कमीशन की बात करता है, आर्टिकल 338 ए शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कमीशन की बात करता है, और आर्टिकल 338 बी बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कमीशन की बात करता है। तो ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं इसमें बच्चे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी बातें हैं वो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है। तो फटाफट से आपको एक-एक करके दिखाते चलता हूं और ऊपर बढ़ता हूं और हम लोग मूव करेंगे आर्टिकल 339 पे। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से। तो जैसे बच्चे हम लोगों ने बात करी थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स की, आर्टिकल 338 ए बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। आगे सब कुछ वही है, कमीशन होना मैंडेटरी है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनेगी ही बनेगी। ठीक है, इसके अंदर चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, बाकी के मेंबर्स होंगे, और इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है वो सब प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, और ये जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरमैन है या वाइस चेयरपर्सन है, और ये जो मेंबर्स ऑफ द कमीशन है इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ठीक है, और ये जो कमीशन है ये अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट कर सकेगी। फिर आती है बात ड्यूटी की। ड्यूटी भी सेम 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 है बच्चे सारी। पहला वही है इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना उन सारे बेनिफिट्स को जो इनको ग्रांट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी लॉ के अंदर। दूसरा वही है कंप्लेंट के संबंध में इंक्वायरी वगैरह करना। तीसरा वही प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, उसके बारे में एडवाइस वगैरह देना कि हम कैसे इनकी सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। फिर वही प्रेसिडेंट साहब को आपको एनुअली रिपोर्ट देनी है जब भी आपको ठीक लगे कि ये कैसा काम चल रहा है, क्या उसके बारे में हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर रिकमेंडेशन भी देना रिपोर्ट के अंदर कि हम कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं इन सारे वेलफेयर मेजर्स को। इसके अलावा जो और कोई फंक्शन अगर दिया जाता है तो उस फंक्शन को भी निभाएंगे। फंक्शन देने की जिम्मेदारी किस पे है? प्रेसिडेंट साहब पे है। ठीक है, इसके बाद ये जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसको प्रेसिडेंट साहब पेश करेंगे किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने, और उसके साथ अपना मेमोरेंडम लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि एक्शन लिया गया है। अगर किसी रिपोर्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है कुछ भी, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वो रिपोर्ट सबमिट होगी। फिर रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचेगी कैसे? प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को भेजेंगे और गवर्नर साहब उसे ले करेंगे बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर अपने मेमोरेंडम के साथ कि उन्होंने क्या लिया, क्या है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया उसके बारे में। फिर उसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहां तक बात इन्वेस्टिगेशन करने की, इंक्वायरी वगैरह करने की है, तो हमारे इस कमीशन के पास वो सारी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, जैसे समन करना, अटेंडेंस को इंश्योर करना। ठीक है, एविडेंसेस वगैरह के संबंध में, डॉक्यूमेंट वगैरह के संबंध में रिक्वेजिशन जारी करना। ठीक है, विटनेसेस वगैरह का एग्जामिनेशन करना, या फिर और कोई पावर जो भी प्रेसिडेंट साहब देना चाहें। इसके अलावा जो कहते हैं जब भी कोई भी यूनियन है, कोई भी यूनियन या फिर स्टेट सरकार कुछ भी पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कस करेगी जो शेड्यूल ट्राइब से जुड़ा हुआ है, वहां पे कमीशन की एडवाइस लेना, रिकमेंडेशन लेना, कंसल्टेशन करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो बस वहां पे शेड्यूल कास्ट के बदले शेड्यूल ट्राइब्स आ जाता है। यहाँ पे वहां पे 10 क्लॉज थे, यहाँ पे 9 क्लॉज है। वहां पे जो 10वां क्लॉज है बस वो ये कह रहा था कि जो आपकी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो भी शेड्यूल कास्ट वाली कमीशन के उसमें आएगी। शेड्यूल ट्राइब्स का कोई लेना देना नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, इसलिए यहाँ पे 9 क्लॉज ही है। बाकी आपने जैसा देखा बिल्कुल सेम है। इसके बाद आर्टिकल 338 बी के अंदर आती है बच्चे बैकवर्ड क्लास की बात। ठीक है, बैकवर्ड क्लास का मतलब होता है बच्चे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। याद करो आर्टिकल 16 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर क्लास जिसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कंसीडर किया जा सकता है, उसके बारे में बच्चे ये कमीशन है। इसका भी सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है कि कमीशन का होना जरूरी है। ठीक है, फिर चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 और मेंबर्स होंगे, उनके बारे में कंडीशंस ऑफ सर्विस वगैरह, अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब प्रेसिडेंट साहब के हाथ में होगा। ठीक है, और ये जो अपना प्रोसीजर को डिटरमाइन करेगी, इसकी ड्यूटीज होंगी इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इंक्वायरी कंडक्ट करना, कंप्लेंट के संबंध में पार्टिसिपेट करना, इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट सबमिट करना। ठीक है, उसके अंदर एडवाइस करना कि कैसे हम और इफेक्टिव बना सकते हैं अपनी पॉलिसीज को, और उसके अलावा कोई भी ऐसा फंक्शन करना जो हमारे प्रेसिडेंट साहब जिस बात की जिम्मेदारी ने। ये जो रिपोर्ट होगी उसको प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे अपने मेमोरेंडम के साथ। अगर किसी में स्टेट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है वो तो गवर्नर के पास भेजी जाएगी और गवर्नर साहब उसको ले करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने अपने मेमोरेंडम के साथ। ठीक है, ये जो कमीशन है जब इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तब इसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, जैसे समन करना, डॉक्यूमेंट को मंगाना, एविडेंस को लेना, रिक्वेजिशन जारी करना, कमीशन जारी करना, और कोई पावर जो भी प्रेसिडेंट साहब देना चाहे। और इसके अलावा जब भी यूनियन, जब भी कोई भी स्टेट कोई भी पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर पर डिस्कस करेगी जो बैकवर्ड क्लास से जुड़ा हुआ है, इसके साथ कंसल्टेशन करना जरूरी होगा। सेम है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक ही प्रोवाइजो ज्यादा है, और इस प्रोवाइजो का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसमें बस ये बोला जा रहा है कि इस क्लॉज के अंदर जो भी बातें हमने पढ़ी वो आर्टिकल 342 ए के क्लॉज 3 पे लागू नहीं होगा। आर्टिकल 342 ए लास्ट आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसका जो क्लॉज 3 है बच्चे वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी लिस्ट बना सकती है बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में। तो इस चीज में कोई रोल नहीं होता है इस कमीशन का, अदर देन दैट बाकी कोई भी सब्जेक्ट मैटर होगा, मुद्दा होगा जो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ा है, वहां पे ये जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसका रोल होगा। ठीक है, अगर इसको एक बार को भूल भी जाते हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो मेजर 9 क्लॉजेस हैं अगर इनको याद रखते हो तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यही स्ट्रक्चर, यही पैटर्न आपको रखना है। फिर चाहे बात शेड्यूल कास्ट की कमीशन की बात है, शेड्यूल ट्राइब्स की कमीशन की बात है, या फिर बैकवर्ड क्लासेस की कमीशन की बात है, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी। ठीक है, क्लियर है? अब जो हमारा डिस्कशन है वो और आगे बढ़ रहा है, हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है हमारा आर्टिकल 339। अब ये जो 339 है इसको जरा ध्यान से देखिए बच्चे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो चाहे तो किसी भी समय पर अगर 10 साल पूरे हो गए हैं तो 10 साल होने के बाद तो ये जरूरी है करना, और ये 10 साल कब से काउंट होंगे? हमारे भारतीय संविधान के लागू होने से 10 साल तक। ठीक है, और क्या करना होगा 10 साल पूरे होने पर? अपॉइंट करना होगा। क्या अपॉइंट करना होगा बच्चे? एक कमीशन अपॉइंट करनी होगी। और ये कमीशन किस चीज के बारे में होगी? ये कमीशन होगी जिसकी जिम्मेदारी होगी स्केड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिपोर्ट दाखिल करना, और जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं राज्यों के अंदर उनके वेलफेयर के संबंध में रिपोर्ट जारी करना। तो ये वाला जो हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल है ये 2 स्पेसिफिक कैटेगरी की चीजों की बात करता है कि भाई की जिम्मेदारी है हमारे प्रेसिडेंट साहब की दैट विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने के 10 सालों के अंदर कभी भी कर सकते हो। अगर 10 साल पूरे हो गए तो तुरंत के तुरंत आपको एक कमीशन तैयार करनी है जो शेड्यूल्ड एरियाज का भी ध्यान रखेगी और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके वेलफेयर का भी ध्यान रखेगी, और उनके बारे में भी रिपोर्ट वगैरह जो भी नेसेसरी रिपोर्ट है वो दाखिल करेगी। और ये जो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डर जारी करेंगे ऐसी कमीशन के संबंध में, उसी ऑर्डर के अंदर ये जो कमीशन है इसकी कंपोजिशन क्या होगी, जो कमीशन में लोग होंगे उनकी पावर्स क्या होगी, ये कमीशन का प्रोसीजर किस हिसाब से चलेगा, और भी जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सब प्रेसिडेंट साहब को अपने ऑर्डर के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब जब ऑर्डर निकालेंगे तो इन सारी बातों का वो ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारी यूनियन की वो एक्सटेंड करेगी किसी भी राज्य को डायरेक्शन देने तक। जहां तक बात आती है किसी भी स्कीम को बनाने के संबंध में या उसको एग्जीक्यूट करने के संबंध में, जो स्कीम किसी भी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, जो स्कीम किसी भी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, तो कहने का मतलब है जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसके पावर में होगा कि वो किसी राज्य को डायरेक्शंस तक दे सकती है, निर्देश तक दे सकती है कि वो अपने राज्य के अंदर रहने वाले जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनके बारे में स्कीम्स बनाए
और जो एक्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट करें, उनको सही मैनर में एग्जीक्यूट करें। तो इस मुद्दे में कहीं न कहीं बच्चे सेंटर का स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल देखा जाता है, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है, बच्चे की स्टेट ही ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, जिससे कि बेटर अगर आप चाहते हो कि बेटर रिजल्ट्स निकल के आएँ, तो आपको स्टेट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा और कहीं न कहीं आपको ये पावर भी देनी पड़ेगी यूनियन को कि ज़रूरत पड़ने पर वो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी हो सके। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न हमको देखने को मिलता है हमारे आर्टिकल 339 के अंदर। तो आर्टिकल 339 के अंदर आपको वैसे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊँ केवल 2 ही बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रेसिडेंट साहब के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाली गई है सो एज़ टू क्या नाम है कि वो ऑर्डर जारी करके कमीशन को अपॉइंट करेंगे, जो कमीशन शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में होगी, उनके बारे में रिपोर्ट वगैरह दाखिल करेगी। उसी के अंदर वो उस कमीशन का कंपोजिशन, उनकी पावर्स, उनका प्रोसीजर, उस सब के बारे में भी व्याख्या करेंगे और सब ये जो दूसरा वाला क्लॉज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस आर्टिकल के अंदर ये लिबर्टी दी गई है हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव को कि ज़रूरत पड़ने पर वो किसी भी राज्य को डायरेक्शंस दे सकते हैं, जब बात आती है किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब के संबंध में किसी भी स्कीम को बनाने की या उसको एग्जीक्यूट करने की। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा एक अपर हैंड मिल रहा है, तो इस वजह से ये जो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राइमेसी यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव को मिल रही है। इसके बाद बचा आर्टिकल 340 है, 340 वही है, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। इसमें भी वही बोला जा रहा है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एक कमीशन जो ऐसे लोगों को कंसिस्ट करेगी, जो भी उसको ठीक लगे, जिनका काम होगा कि इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे? कंडीशंस में इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसकी कंडीशंस में? अब देखना बच्चे ध्यान से, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जो हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके कंडीशंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर और क्या-क्या डिफिकल्टीज वो लोग फेस करते हैं उसके बारे में रिकमेंडेशन जारी करना, क्या-क्या कदम उठाने चाहिए हमारे यूनियन को, हमारे राज्यों को उन डिफिकल्टीज को हटाने के लिए, उसके बारे में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितना ग्रांट्स मिलना चाहिए इन लोगों की वेलफेयर के लिए, कैसे-कैसे स्कीम डेवलप होने चाहिए, तो वो सब चीजों का ध्यान रखेगी हमारी ये कमीशन। ठीक है? तो एक कमीशन बनाने की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट साहब पे थोपी गई है, किसके संबंध में बच्चे? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के बारे में। ठीक है? और ये जो कमीशन है जो अपॉइंट होगी वो क्या करेगी? उन सारे मुद्दों इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी उन्होंने कुछ किया है उसके बारे में प्रेसिडेंट साहब के पास रिपोर्ट जाएगी और उन्होंने क्या काम किया, कैसे-कैसे काम किया, क्या-क्या रिकमेंडेशन उन्होंने दी है, मतलब एक सिंक बना रहेगा हमेशा इस कमीशन में और प्रेसिडेंट साहब में। और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि इस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो उसको अपने मेमोरेंडम के साथ अपने पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे। ठीक है? अब देखो आप थोड़ा-सा आपको क्या लग रहा है? आर्टिकल 339 और 340 को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि 339 के अंदर कमीशन की बात हुई, किसके संबंध में? अब दिमाग लगाओ भाई, हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा नहीं, आपको खुद भी थोड़ा-सा समझदार बनना है। बताओ 339 में क्या कमीशन की बात कर रहे थे? किसके संबंध में कमीशन की बात कर रहे थे? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशन की बात कर रहे थे। 340 में क्या बात कर रहे थे? प्रेसिडेंट साहब को जिम्मेदारी देते हैं किसके संबंध में? बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में कमीशन के। इन्हीं दोनों आर्टिकल्स का रिजल्ट है बच्चे आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने आर्टिकल 338 तो बना के दिया है, पर पहले 338 और 338 बी नहीं हुआ करता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 338 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कमीशन बना दी, बट 339 और 340 के अंदर डायरेक्शन दी गई थी प्रेसिडेंट को कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में भी और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी कमीशन बनानी। और इसी का इस्तेमाल करके आज हम देखते हैं अपने भारतीय संविधान के अंदर कि आर्टिकल 338 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशन की बात करता है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता है और आर्टिकल 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। तो आज के समय पे ये जो 339 और 340 है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, क्योंकि नाउ वी हैव द कमीशन जो इन्हीं सारे कामों को कर रही है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट साहब से के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाली गई थी, बट हाँ, फिर भी हमको आइडिया होना चाहिए। एक बार हमको हल्का सा आइडिया होता है ना कि कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा है, तो हम कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं। ठीक है? तो बस आप उससे इंटररिलेट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर कि जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इंपोज की गई थी बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंट के ऊपर की गई थी अंडर आर्टिकल 339 एंड 340 और ओवर टाइम हमने देखा कि उसको हमने इंप्लीमेंट भी किया और नाउ वी हैव आर्टिकल 338 ए एंड बी डूइंग द सेम थिंग। ठीक है? बस इतना सा अगर आप लिख दोगे ठीक है। अब आता है बच्चा आर्टिकल 341। आर्टिकल 341, अब जो बच्चे आर्टिकल बचे हुए हैं 341, 342, 342 ए, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा धीरे-धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा आर्टिकल 341 जो बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट्स की। इसको देखो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वो किसी भी राज्य के संबंध में, ध्यान से देखना बच्चा, किसी भी राज्य के संबंध में या किसी भी यूनियन टेरिटरी के संबंध में, और खासकर जब बात किसी राज्य की होगी, तो वहां पे गवर्नर साहब से कंसल्टेशन करने के बाद पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या करेंगे? स्पेसिफाई करेंगे। किसको स्पेसिफाई करेंगे? उन जातियों को, उन नस्लों को, उन ट्राइब्स को, उन ग्रुप्स को, जिनको वो इस भारतीय संविधान के प्रोसेस के लिए शेड्यूल्ड कास्ट्स की कैटेगरी में डालना चाहते हैं, उस राज्य के संबंध में या फिर उस यूटी के संबंध में, जैसा भी प्रेसिडेंट साहब को ठीक लगे। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है। देखो बच्चे, शेड्यूल्ड कास्ट, जब मैं ये एक्सप्रेशन यूज करता हूँ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका मतलब आप समझते हो क्या मतलब होता है? जो हम बोलते हैं एससी एसटी कम्युनिटी, व्हाट डज इट मीन? कभी सोचा है आपने? ये शेड्यूल्ड का मतलब क्या है? कास्ट तो चलो वो है, ट्राइब तो चलो वो है, ये शेड्यूल्ड का मतलब क्या, कभी सोचा आपने? शेड्यूल्ड का मतलब है एक ऐसी कास्ट जो एक शेड्यूल में लिखी हुई है। कौन से शेड्यूल में? या तो केंद्र के शेड्यूल में या राज्य के शेड्यूल में, और वो लिस्ट का पार्ट है, एक फॉर्मल लिस्ट का पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। अब कौन सी कास्ट है जो इस शेड्यूल में जाएंगी? जिसके बारे में सरकार को लगेगा कि इस जाति को जरूरत है स्पेशल बेनिफिट की। तो यहाँ पे बच्चे कोई भी स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई भी स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि भाई ये कास्ट शेड्यूल कास्ट है या ये ग्रुप शेड्यूल कास्ट है या ये कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट है, ऐसा नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है, एक वो पूरा लीगल प्रोसेस का पार्ट है, जिसके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी, प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर रिकमेंडेशन के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी ऐसी जातियां हैं, कौन सी ऐसी नस्लें हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिसको हमें ये स्पेशल बेनिफिट्स देने हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल कास्ट के लिए बनाए गए, कि हम उसको शेड्यूल का पार्ट बनाएं। ठीक है? अब इसका आधार क्या होता है उसको सबसे समझना जरूरी है बच्चे। जब हम लिस्ट बनाते हैं, जब यूनियन केंद्र जब लिस्ट बनाता है शेड्यूल कास्ट की, ऑब्वियसली वो जो लिस्ट है वो यूनियन की है, केंद्र की है, पर बच्चे वो लिस्ट पैन इंडिया वर्क नहीं करती है। हर राज्य के हिसाब से, मतलब हम लोग जो बेंचमार्क मांगते हैं वो पूरे देश को बेंचमार्क नहीं मानते हैं, किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड बोलने के लिए या किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड बोलने के लिए हम पूरे देश को बेंचमार्क नहीं मानते हैं। हम आधार मानते हैं किसी भी राज्य को या यूटी को, और उस राज्य को देखते हुए, उस यूटी को देखते हुए, उसकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए डिसाइड करते हैं कि इस राज्य के अंदर या इस यूटी के अंदर कौन सी ऐसी जातियां हैं, कौन सी ऐसी नस्लें हैं, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो डिजर्व करते हैं कि वो शेड्यूल्ड कैटेगरी में आए। तो पूरे देश के आधार पर नहीं डिसाइड होता है, हर एक राज्य को इंडिविजुअली जज किया जाता है, उसकी पॉपुलेशन को इंडिविजुअली जज किया जाता है, उसमें रहने वाले लोगों को इंडिविजुअली जज किया जाता है, देन वी डिसाइड कि कौन सी कम्युनिटी है दैट डिजर्व टू बी इन द लिस्ट। ठीक है? तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है बच्चे कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं
वो किसी भी राज्य के संबंध में या यूटी के संबंध में क्या करते हैं, ये जिम्मेदारी को निभाते हैं और पब्लिक नोटिफिकेशन को निकाल के उसको शेड्यूल्ड कैटेगरी में लेके आते हैं। अगर यूटी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यूटी तो वैसे भी केंद्र के कंट्रोल में है। अगर यूटी के संबंध में ये एक्सरसाइज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब किसी राज्य के संबंध में ये एक्सरसाइज हो रही होती है तो गवर्नर साहब का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जब भी किसी स्टेट के संबंध में, किसी राज्य के संबंध में जिम्मेदारी को निभा रहे होते हैं तो गवर्नर साहब के साथ भी कंसल्टेशन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब आती है बात पार्लियामेंट की। तो प्रेसिडेंट 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 कर रहे थे, अब देखो पार्लियामेंट का रोल क्या है। बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर, ये जो लिस्ट है, लिस्ट बन गई, जातियों की लिस्ट बन गई, ये जो शेड्यूल्ड लिस्ट है कास्टेस की, जिसको हम सोच रहे हैं कि बेनिफिट देंगे, उसमें किसी जाति के लोगों को, किसी ग्रुप को, किसी नस्ल को हटा भी सकते हैं और किसी जाति को, किसी ग्रुप को, किसी नस्ल को, किसी ट्राइब को उसमें डाल भी सकते हैं जो ओरिजिनल लिस्ट का शायद पार्ट ना हो। इसके बारे में क्या करेगा पार्लियामेंट? कानून बनाएगा, कानून के माध्यम से ऐसा हो सकेगा। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरीली हम लोग प्रेसिडेंट साहब को यह जिम्मेदारी दी है कि वो राज्यों को, यूटीज को आधार बनाकर क्या कर रहे हैं, ऐसी जातियां, नस्ल, ट्राइब वगैरह को एक लिस्ट का पार्ट बना रहे हैं जो उन्हें लगता है कि शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में आनी चाहिए और उनको वो सारे फायदे मिलने चाहिए जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर दिए गए हैं। फिर उसके बाद आता है रोल पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट समय समय पर जैसे भी उसको ठीक लगे उस लिस्ट के अंदर से कम्युनिटीज को, ग्रुप्स को निकाल भी सकती है और नई कम्युनिटीज को, नए ग्रुप्स को उसमें डाल भी सकती है। पर ये निकालने और डालने के अलावा और किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हाँ, लिस्ट को अमेंड करने की पावर है। आप किसी कम्युनिटी को इंक्लूड करना चाहते हो, लॉ के माध्यम से कर सकते हो। एक्सक्लूड करना चाहते हो, अगेन यू कैन डू इट। उसके बारे में आपको कुछ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर दैट यू हैव। वो किसी भी कास्ट, किसी भी रेस, किसी भी ट्राइब, किसी भी ग्रुप के संबंध में हो सकती है जो भी आपको लगता है कि वो डिजर्विंग है। बट दैट इज इट। उसके अलावा और कोई इंटरफेरेंस नहीं। उसके अलावा क्या ही इंटरफेरेंस होगी वो भी सोचने वाली बात है। सेम सिचुएशन बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या है, यहाँ पे भी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनको प्राइमरीली रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि वो किसी भी स्टेट के संबंध में, किसी भी यूटी के संबंध में, और खासकर जब मामला स्टेट का होगा तो गवर्नर साहब की कंसल्टेशन जरूरत होगी कि प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, पब्लिक नोटिफिकेशन निकालेंगे और पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से उनको जो भी ट्राइब्स, अब देखो यहाँ पे जाति वाती नहीं, कोई भी ट्राइब्स या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी या उनके अंदर कोई भी ग्रुप ऐसा लगता है जिसको वो चाहते हैं कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आना चाहिए, मतलब उसको वो फायदे मिलने चाहिए जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिए गए हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं, उनको उस लिस्ट के अंदर ला सकते हैं। तो वही बात, वही जिम्मेदारी जो शेड्यूल कास्ट्स के संबंध में थी, वही जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट साहब की शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में, सेम प्रोसीजर, नोटिफिकेशन निकालना, ठीक है। और स्टेट का मामला है तो गवर्नर साहब के साथ कंसल्टेशन। फिर उसके बाद वही बिल्कुल सेम पैटर्न पार्लियामेंट का रोल। इसके बाद पार्लियामेंट अगर चाहे तो कानून बनाकर ये जो लिस्ट बनाई गई है शेड्यूल ट्राइब्स के संबंध में, जिसमें अलग-अलग ट्राइब्स इंक्लूड किए गए हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज इंक्लूड की गई हैं, उसमें से अगर वो किसी ग्रुप को निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, किसी को डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं। ठीक है, कानून बनाने के माध्यम से वो काम किया जाएगा और उसको वो बिल्कुल कर सकते हैं और इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, केवल यही तक लिमिटेड रहेगी जो पावर है। ठीक है, तो क्या सीखा बच्चे हम लोगों ने? आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, इन दोनों आर्टिकल्स को साथ में पढ़ना। 341 इज अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट्स और 342 इज अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोनों एक्जेक्टली सेम है। ठीक है, एक तरफ शेड्यूल्ड कास्ट्स के संबंध में प्रेसिडेंट साहब को प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी दी जा रही है और फिर पार्लियामेंट को कंट्रोल दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संबंध में प्रेसिडेंट साहब को प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी दी जा रही है और फिर पार्लियामेंट को कंट्रोल दिया जा रहा है। दैट्स इट। आखिरी में आएगा बच्चा आर्टिकल 342A, ये बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, पर ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ा रहा हूं। वैसे तो प्राइमरी मोटा-मोटा एक ही है, कुछ डिफरेंसेस हैं, उस पे हमें खासा ध्यान देना होगा। आर्टिकल 342A ये क्या कहता है? ये भी बच्चे प्राइमरीली हमारे प्रेसिडेंट साहब को ही एम्पावर कर रहा है कि वो किसी भी राज्य के संबंध में, किसी भी यूटी के संबंध में, और खासकर अगर मामला स्टेट का है तो गवर्नर साहब की कंसल्टेशन के बाद पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से स्पेसिफाई कर सकते हैं। किसको? अब सुनना बच्चे, फर्क आएगा। किसको स्पेसिफाई करेंगे? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। किसके अंदर? अब देखना, सेंट्रल लिस्ट के अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो इस्तेमाल की जाएगी किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहां पे सोचो और यहां पे समझो बात को। देखो, जहां तक बात शेड्यूल कास्ट्स की है या जहां तक बात शेड्यूल ट्राइब्स की है, उनके बारे में ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम पैन इंडिया के लेवल पे डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट्स को या शेड्यूल ट्राइब्स को, किसी भी स्टेट को ही आधार बनाकर उसी के अंदर जज कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पॉपुलेशन के ग्रुप्स हैं जो डिजर्व करते हैं शेड्यूल कास्ट्स की कैटेगरी के अंदर आने के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के अंदर आने के लिए। बच्चे, ये सेम एक्सरसाइज बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में भी हो रही है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के भी संबंध में हो रही है, कोई फर्क नहीं है। बस बच्चे याद रखना कि बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में केवल एक सूची नहीं है, दो सूची है। वहां तो एक ही सूची है शेड्यूल कास्ट्स, सारे राज्यों में जो कास्ट्स हो गई शेड्यूल सूची एक ही है। हर एक राज्य में अलग जातियां होंगी, अलग कम्युनिटीज होंगी जो ऐसी कैटेगरी में गिरेंगे, ऐसी कैटेगरी में गिरेंगी, पर सूची एक ही है। केंद्र की कोई अलग सूची नहीं है, राज्य की कोई अलग सूची नहीं है। और व्हेन इट कम्स टू बैकवर्ड क्लासेस, आधार अभी भी राज्य है, ऐसा नहीं है कि केंद्र की सूची के लिए हम पूरे देश को मानक मान रहे हैं, नहीं। अभी भी जजमेंट जो हो रही है बैकवर्ड क्लासेस होने या ना होने की, किसी स्टेट या किसी यूटी के लेवल पे हो रही है, प्रोसीजर भी सेम है कि प्रेसिडेंट साहब नोटिफिकेशन निकालने का, गवर्नर साहब से कंसल्टेशन कर रहे हैं। पर प्रेसिडेंट साहब ये जो कर रहे हैं ये केवल सेंट्रल लिस्ट बना रहे हैं, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसको केवल केंद्र सरकार फॉलो करेगी। तो ये जो लोग हैं जो प्रेसिडेंट साहब डालेंगे इस कैटेगरी में, बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में, ये किसके लिए मान्य होगी? केंद्र सरकार के लिए, राज्य के लिए नहीं, केवल केंद्र सरकार के लिए। तो प्रेसिडेंट साहब स्टेट्स को, यूटीज को मानक मानकर ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में डालेंगे, जिनको हम शेड्यूल्ड बैकवर्ड क्लासेस बोलेंगे, और वो बनेंगे सेंट्रल लिस्ट का पार्ट, व्हिच विल बी यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट फिर वही सेम है, अगर चाहे तो कानून बनाकर ये जो सेंट्रल लिस्ट है, ये जो सेंट्रल लिस्ट है जो प्रेसिडेंट साहब ने तैयार करी है केंद्र सरकार के लिए, उसके अंदर किन्हीं ग्रुप्स को, किन्हीं कास्ट्स को, किन्हीं क्लासेस को डाल भी सकते हैं या फिर उसमें से निकाल भी सकते हैं, और सेम पैटर्न है, कानून बनाना पड़ेगा। और यही बदलाव है जो कर सकते हो आप सेंट्रल लिस्ट के अलावा, और कोई बदलाव नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है बच्चे एक्सप्लेनेशन कि ये जो दोनों क्लॉजेस थे, प्रेसिडेंट वाला, पार्लियामेंट वाला, जिसमें ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया सेंट्रल लिस्ट, इसका मतलब है एक ऐसी लिस्ट जिसमें ऐसे लोगों को हम लोग डालेंगे जिसको हम कंसीडर करते हैं कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं,
जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सेंट्रल लिस्ट इक्वल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर वहीं दूसरी तरफ हर एक राज्य और हर एक यूनियन टेरिटरी भी अगर चाहे तो, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, अगर चाहे तो कानून बना सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं? अपनी खुद की लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के अंदर ऐसे लोगों को डाल सकते हैं जो वो राज्य या वो जो यूटी है कंसीडर करता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं। और ये जो कास्टेस और कम्युनिटीज हैं जो राज्य और यूटी डाल रहा है अपनी लिस्ट में अपने पर्पसेस के लिए, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल लिस्ट वाली ही कास्ट और कम्युनिटीज हो उस राज्य के संबंध में। वो डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल लिस्ट के अंदर कौन सी कास्ट और कम्युनिटीज उसी राज्य के संबंध में बैकवर्ड क्लासेस में डाली गई है, उसका कोई लेना देना नहीं है स्टेट लिस्ट से। अगर स्टेट चाहती है कि कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप जो उसके राज्य के अंदर मौजूद है, उसे लगता है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, जिसके बारे में राज्य सरकार को काम करना चाहिए, तो वो उसको अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहां से आपको क्या सीखने को मिला? आपको यहां से ये सीखने को मिला दैट व्हेन इट कम्स टू बैकवर्ड क्लासेस, वहां पे देयर इज नो यूनिफॉर्म सिस्टम। जैसे शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में हमने हर राज्य को मानक बना के लिस्ट बनाया, पर लिस्ट में रोल केवल प्रेसिडेंट साहब का था या फिर पार्लियामेंट का था और वो पैन इंडिया के लेवल पे काम कर रही थी। बट बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में दो लिस्ट हैं, जो प्रेसिडेंट साहब और पार्लियामेंट का रोल है वो सेंट्रल लिस्ट के संबंध में है केवल, और जो गवर्नर साहब या राज्य सरकार का रोल होगा वो स्टेट लिस्ट के संबंध में। और हर एक राज्य, हर एक यूटी अपने क्षेत्र के संबंध में अपनी खुद की लिस्ट बना सकता है जिसको वो कंसीडर करता है कि वो बैकवर्ड क्लासेस है। अब ये जो बच्चे एक्सप्रेशन है ना बैकवर्ड क्लासेस, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट है। इसको बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। देखो बच्चे, किसी भी जाति का, किसी भी ग्रुप का, किसी भी ट्राइब का शेड्यूल कास्ट होना, उसके कई सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं जब उस एक्सरसाइज को करने निकले हैं तो वो किन बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि पैसा, मनी, सोशल पोजीशन, एजुकेशनल स्टेटस और बाकी के भी काफी फैक्टर्स हो सकते हैं। उनके ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत होते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, कैपिटल से कितना दूरी है उनका, तो मे बी थाउजेंड ऑफ द फैक्टर्स, उनका पक्का मकान है या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर वो जज कर सकते हैं कि किसी कम्युनिटी को उनको शेड्यूल कास्ट में डालना है, शेड्यूल ट्राइब्स में डालना है। काफी आजादी है उन फैक्टर्स के संबंध में। बट व्हेन इट कम्स टू बैकवर्ड क्लासेस, बच्चे फैक्टर्स फिक्स्ड है, और वो फिक्स फैक्टर्स क्या है? दो। इनके अलावा भी हो सकते हैं पर ये दो हमेशा रहेंगे और ये प्राइमरी फैक्टर्स रहेंगे, और ये दोनों ही होंगे इंपॉर्टेंट। सोशल पोजीशन एंड एजुकेशनल स्टेटस। कोई भी व्यक्ति बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फिर वो चाहे आर्टिकल 16 की बात हो या फिर ये पूरे चैप्टर की बात हो, वो तभी गिरेगा जब वो सोशली भी और एजुकेशनली भी, दोनों एंड लिखा हुआ है, बैकवर्ड होंगे। तो कोई भी बंदा जिसको केंद्र अपनी लिस्ट में डाल रहा है या फिर स्टेट अपनी लिस्ट में डाल रही है, डाल सकती है, अपनी लिस्ट बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बट दे मस्ट एंश्योर दैट एनी पर्सन और एनी ग्रुप दैट दे आर पुटिंग इनटू दैट लिस्ट, वो इन दोनों मानकों को, दोनों फैक्टर्स को सेटिस्फाई करे, दोनों को, वो सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड हो। इफ दे आर ओनली सोशली बैकवर्ड, जैसे ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई आज के कल के टाइम पे, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट हुए बहुत टाइम हो गया और काफी ऐसे कास्टेस हैं जो, जिनके कुछ लोग जो हैं वो काफी डेवलप हो गए हैं। तो थोड़ा सा हमको ध्यान देना होता है इस फैक्टर की तरफ कि केवल सोशल पोजीशन के आधार पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे या केवल एजुकेशनल स्टेटस के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे। वी लुक एट बोथ। देखो, सोशल पोजीशन और इकोनॉमिक पोजीशन काफी इंटररिलेटेड होती है, एक दूसरे से काफी जुड़ी होती है, क्योंकि पैसा आने से सोशल स्टेटस बढ़ता है। ठीक है, तो वो चलो वो एक अलग फैक्टर है, वो डिफरेंट चीज है। बट वी नीड टू कंसीडर दीस पॉइंट्स प्राइमरीली, द लेवल ऑफ एजुकेशन इन दैट कम्युनिटी जिसको बेनिफिट दे रहे हो और उसका जनरल सोशल पोजीशन सोसाइटी के अंदर, ये दोनों ही डाउनवर्ड होना चाहिए, तब आप बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में गिरोगे। फिर आप चाहे सेंट्रल लिस्ट में हो चाहे स्टेट लिस्ट में। फायदा क्या होता है कि आप अगर सेंट्रल लिस्ट में है, अगर आपकी कास्ट है कम्युनिटी, तो पूरे पैन इंडिया के लेवल पे आपको सब बेनिफिट मिल सकता है, किसी भी सरकारी नौकरी में यू कैन जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, बट जब आप केवल स्टेट लिस्ट के अंदर हो तो आपका जो बेनिफिट है वो केवल उसी स्टेट तक सीमित है जिसकी लिस्ट के अंदर वो आपकी कम्युनिटी मेंशन है। इतना सा फर्क होता है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चे हमारा जो डिस्कशन था इस पार्ट 16 के ऊपर, वी आर डन विद दैट आल्सो। तो जो भी स्पेशल प्रोविजंस थे हमने जो पढ़े इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज के संबंध में, फिर वो चाहे शेड्यूल कास्ट की बात हो, शेड्यूल ट्राइब्स की बात हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की बात हो, आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात हो, वो हमने बच्चे पढ़े हैं और सीखे हैं। अब आप सभी लोगों की बच्चे इस पॉइंट के बाद जिम्मेदारी है कि ये जो पार्ट 16 के प्रोविजंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, समझाए, इनको आप अच्छे से रिवाइज करना है। खासकर वो जो प्रोविजंस थे जो कमीशन से संबंधित थे, और ये जो आखिरी में मैंने आपको कुछ प्रोविजंस पढ़ाए और जो बिल्कुल शुरू में पढ़ाए थे जो लोकसभा के बारे में, मतलब आर्टिकल 330 से शुरू होते 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 आर्टिकल 342 ए तक आपको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चे एक और हफ्ते की हम लोग खात्मा करते हैं और अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल मैं सुबह 11 बजे स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाउ कैन वी अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसके बारे में हल्का फुल्का डिस्कशन करूंगा कल 11 बजे। जो फुल फ्लेजेड क्लासेस हैं वो बच्चे नेक्स्ट वीक शुरू होने वाली है, और नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमारा सीपीसी खत्म होने वाला है, तो एक वो भी एलिमेंट है, तो हमको उसको अच्छी से विदाई देनी है। और बाकी ये सारे तो बच्चे आपको पता ही है कि बहुत क्रूशियल एरिया है और उसमें बहुत ही हम लोग डेप्थ में अभी उलझे हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। और कॉन्स्टी का जो डिस्कशन है इसको हम लोग खत्म करेंगे बच्चे, कॉन्स्टी भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखो ये भी हो गया, धीरे धीरे हम लोग क्या इमरजेंसी प्रोविजंस रह गए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रह गए, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 और 2 हफ्ता लगेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल इसी के साथ बाय बाय, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, ब्रेक ले लेना, मूवी का प्लान है तो देखा ना, बट रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, चल बाय बाय, आई सी यू टुमारो 11 AM, बाय बाय।